हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे सेट वाइज। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जाके वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। और दोस्तों, जो भी लोग दोनों ही एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं आरआरबी की जीके जीएस की एक अलग वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग अभी तक आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एनटीपीसी, एएलपी, कांस्टेबल, एसआई, जितने भी, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे टॉपिक वाइज। यानी कि जैसे सबसे पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, हिस्ट्री से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उनके सारे टॉपिक्स पर एक एक टॉपिक में एक टॉपिक रखते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आरआरबी ने पूछे वो सारे हम लोग उस टॉपिक में एक साथ कवर करेंगे, जिससे हमें एनालाइज करने में दोस्तों बहुत आसानी रहेगी कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछती है आरआरबी और इनका पेपर पैटर्न कैसा है। मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जीके जीएस का सिलेबस सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में वही है, बस किससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पैटर्न सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे। तो आप लोग तो तीनों प्लेलिस्ट को सेव कर लें और अच्छे से जीके की तैयारी करें। और दोस्तों, इसके नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं और आप लोग अपना कोशिश करें कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और जल्दी ही फॉर्म फिल कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इंश्योरेंस। बीमा या इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष यानी कि बीमाकार या बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल यानी कि NICRA द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल फरवरी 2011 में शुरू की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक नेटवर्क परियोजना है और यह परियोजना कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित और लोकप्रिय बनाने के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक भारतीय कवि, लेखक, नाटककार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। वे गीतांजलि नामक कविताओं के अपने संग्रह के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रमुख भारतीयों में से एक थे। उन्होंने लगभग 12 उपन्यास, 35 गीतों और कई कहानियों का लेखन किया था। इस उपलब्धि के कारण उन्हें विश्व कवि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1942 में। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। वायसराय लिथगो के समय 22 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीयों का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न हुई। भारत में PIL की शुरुआत वर्ष 1980 में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा की गई। भारत में कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के क्रमशः जनहित याचिका दायर कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था। तो दोस्तों, ये जस्ट अभी हम लोग आगे पढ़ के ही आ रहे हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीतांजलि के लिए।
चलिए इसकी व्याख्या एक बार और समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी, चित्रकार और प्रमुख बुद्धिजीवी थे। वे गीतांजलि नामक कविताओं के अपने संग्रह के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रमुख भारतीयों में से एक थे और इनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। उन्होंने लगभग 12 उपन्यास, 35 गीत और लगभग कई कहानियों का लेखन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा पाश्चुरीकरण। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है और इस प्रक्रिया का नाम फ्रांसीसी सूक्ष्म जैव विज्ञानी लुई पाश्चर के नाम पर पड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों 250 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दहन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर के रूप में जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मूल्यवर्धित कर। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर को मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है। 1 अप्रैल 2005 को सरकार ने 21 राज्यों में लागू करने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि जीएसटी के कार्यान्वयन ने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया है, जिसमें मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट, सेवा शुल्क, चुंगी और उत्पाद शुल्क शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आर्थर श्लेजिंगर ने। न्यायिक सक्रियता शब्द को सर्वप्रथम वर्ष 1947 में आर्थर श्लेजिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया था। न्यायिक सक्रिया नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य माध्यम जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने जैसा है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन स्फुटक उद्दीपक हार्मोन, थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवक फलकुट प्रेरक हार्मोन या ल्यूटीनकारी हार्मोन इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासाउंड। लिथोट्रिप्सी, लेप्रोस्कोपी, यूरेट्रोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी एक प्रकार की एक्सरे या अल्ट्रासाउंड यानी कि उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंग का उपयोग गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है तो क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा कमीशन ब्रोकर। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है तो कमीशन ब्रोकर कहलाता है। भारत में कुछ स्टॉक ब्रोकर हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है?
दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा एबा, यानी कि AIBA। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है जो मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग के खेल को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हॉकी। चलिए कुछ ट्रॉफियाँ और उनसे संबंधित शब्द देख लेते हैं। जैसे कि हॉकी है तो सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। और बास्केटबॉल से संबंधित दोस्तों नेहरू कप, फेडरेशन कप। और बैडमिंटन से संबंधित है नारंग कप, अमृत दीवान कप। और फुटबॉल से डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा सागर से दूरी के कारण। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। हालांकि देश में जलवायु परिस्थितियों में भिन्नताएं हैं। समुद्र से दूरी के कारण तटीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है और लोगों को चरम मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत लौटे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मराठों से। नजीब उद दौला को वर्ष 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने दिल्ली से बाहर निकाल दिया था, जिन्होंने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया था। वर्ष 1959 में अहमद शाह अब्दाली मराठों से बदला लेने के लिए भारत वापस आया और वर्ष 1961 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था और अब्दाली का भारत में अंतिम आक्रमण वर्ष 1767 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बीना दास। बीना दास बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी, जिन्होंने 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज बंगाल गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। ध्यातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 × 16 = 32 है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 6.37 मिलियन मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर या 6.37 मिलियन मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की केंद्र से उसकी सतह पर या उसके निकट एक बिंदु की दूरी है और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला है। दोस्तों ये किस खेल से संबंधित महिला है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा संगीत से। MS सुब्बुलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी और इनका पूरा नाम मदुरै सन्मुखाव दिवु सुब्बुलक्ष्मी था और वह देश की पहली संगीतकार थी जिन्हें वर्ष 1998 में देश का सर्वोच्च नागरिक भारत सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें कर्नाटक परंपरा संगीत का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1950 में। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाई थी और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष
तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किनके बीच की सीमा रेखा थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा थी, जो वर्ष 1893 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी और वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है, जो भारत का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, पानी की उपस्थिति की वजह से। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।